वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, जिस तरह से कहा गया था आप लोगों को पहले बार बार अलर्ट, जिस तरह कोविड से हम कहते हैं कि एहतियात करें, आप लोग एहतियात नहीं करते तो केसेस में इजाफा होता है। इसी तरह हमने कहा था कि ईद पर भी आपने हाथ को अपने कंट्रोल रख के खाना खाना है, लेकिन ईद के दिनों में अफसोस की बात है कि खाने से हाथ ना रोकना शहरियों को अब महंगा पड़ गया और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों मरीज जो हैं वो अस्पताल पहुंच चुके हैं। हाँ जी, आफ्टर ईद इफेक्ट्स अगर हम इनको कहें ना तो ये गलत नहीं होगा। लाहौर के 7 बड़े अस्पतालों में मैदे की तकालीफ, मतलब डायरिया हो, 18,000 से ज़ायद मरीजों ने अस्पतालों का रुख किया। म्यू अस्पताल हो, सर्विसेज हो, जिना हो, गंगाराम या जनरल अस्पताल, इधर सबसे ज़्यादा मरीज रिपोर्ट है। अच्छा, अस्पतालों की जो इंतज़ामिया उनके मुताबिक कहा जा रहा है ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो अंतड़ियों में इन्फेक्शन, मैदे की जलन, अल्सर और फूड पॉइजनिंग में मुब्तला है। और बीमारियों की बड़ी वजह क्या है? कुर्बानी का गोश्त। हाँ, एक तो जल्दी पका लेना ये भी है और मुख्तलिफ ज़्यादा ओवर ईटिंग है उस वजह से। और पेशावर में अगर हम देखें ईद उल अज़हा पर गोश्त ज़्यादा खाने पर मैदे और पेट दर्द की जो शिकायत हैं उसके बाद 7,000 से ज़ायद मरीज़ अस्पतालों में लाए गए हैं। और तिब्बी माहिरीन ये कह रहे हैं कि खाने में बेहतियाती, हाई ब्लड प्रेशर और दिल के मरीजों के लिए जानलेवा ये जो है ना चीज़ें साबित हो सकती थी और ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ऐसा किया गया है तो उसके ये रिजल्ट सामने आए कि लोगों को अस्पतालों का रुख करना पड़ा। बहुत ज़्यादा खाने से लोगों को डायरिया, गैस्ट्रो और इन तमाम चीज़ों से मैं हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक्स का भी जो है वो कह रहे हैं कि सबब बनती हैं चीज़ें। तो तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कहा जा रहा है गोश्त ज़रूर खाएं लेकिन एहतियाती तदाबीर को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अभी भी फ्रिज जो है वो भरी होंगी और उसके अंदर आज भी कुछ प्लान हो रहा होगा। अब आगे से मतलब वीकेंड आ गया तो अभी भी प्लान्स चल रहे होंगे, लेकिन हमें फिर भी एहतियात करनी है। अस्पतालों पे कितना प्रेशर पड़ा और हर साल ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, फिर भी ये हमारा रवैया तब्दील नहीं हो रहा होता। हमारे साथ मौजूद हैं सदर PMA डॉक्टर अशरफ निसाब, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, जब भी हम ईद उल अज़हा की बात करते हैं, मतलब कुर्बानी की ईद की बात कर रहे होते हैं, तो फिर दूसरे रोज़ से ये मामला शुरू हो जाता है, कितना प्रेशर पड़ जाता है अस्पतालों के ऊपर। इस साल आप लोगों ने क्या देखा है? देखें, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो ये चीज़ के इट इज़ नॉट ओनली अबाउट के बड़ी ईद या ईद उल अज़हा के ऊपर ही ऐसा देखने में आता है। हाँ, एक टेंडेंसी ज़रा बढ़ जाती है। द रीज़न बीइंग के जो गोश्त खाते हैं, गोश्त खाने के साथ उसको हजम होने के लिए वक्त चाहिए होता है, इस वजह से यहाँ पे हमारे यहाँ प्रेशर ज़रा बढ़ जाता है। ये छोटी ईद पे भी ऐसी होता है। जब भी मतलब एक ख़ास हमारे यहाँ एक मिजाज है, और शादी ब्याह पे भी आप देखते हैं कि लोगों के रवैये कैसे हैं, और अल्लाह के फजल से यही मिलता है कि ये इनका आखिरी खाना है और इसके बाद तो पता नहीं पाबंदी लग जाएगी। तो ये जो देखने के साथ चीज आती है कि ईद उल अज़हा के ऊपर जो प्रेजेंट ही देखने में आया है, उसमें ये देखा गया कि लाहौर के अंदर, जैसा कि आपने फरमाया कि कोई 18,000 के करीब मरीज जो थे उनको देखा गया और हर हॉस्पिटल के अंदर। और इसमें जो है ओवर ईटिंग इज बेसिकली जो इसका मसला था, बदहजमी जो थी वो मैं समझता हूँ। बाकी तो सर्टेन इसके आउटकम है। अगर कोई मतलब गाउट का मरीज है, गंठिया का, उसने गोश्त कलेजियां खाई तो उसके ऊपर उसका इफेक्ट आ गया। वो कि हम समझते हैं कि ये जो ग़िज़ा होती है ये 15 से 25% तक वहाँ पे इफेक्ट करती है किसी बीमारी को बढ़ाने के लिए। लेकिन इसमें जो ज्यादा थी वो हमारे साथ मैदे के अमराज थे। ओवर ईटिंग के साथ उनको उल्टी हुई, कै हुई, हजम नहीं हुआ, अंदर वो कहते हैं जी गैस बननी शुरू हो गई, जो आपने फरमाया आंतड़ियों के मसाइल वो आ गए। ब्लड प्रेशर के जो मरीज थे जब गोश्त ज्यादा खाएंगे, एक हमारे यहाँ बड़ा बदकिस्मती से ये देखा जाता है जी फलां चीज हाजमे के लिए बड़ा अच्छा है। हाँ, मतलब इतनी बोतलें पी लें, इतना नींबू का साथ डाल के पी लीजिएगा या मतलब चूरन खा लीजिएगा तो आपकी चीजें। अब न जाने क्यों हमारे यहाँ एक ये है कि वो चीज खा के उसको हजम करना है, लेकिन हमने ये बड़ी मतलब एक समझना है कि खाना मैंने तुन के ही है कि खाना बहुत ज्यादा है। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ होता है। और आपने देखा होगा कि जब ईद से पहले भी हमारे दोस्त अहबाब, मुआलिजीन, जो भी डॉक्टर्स हजरात थे या हकीम हजरात थे, वो कह रहे थे कि आप खाएं। एक तो जाहिर है कि म्याना रवि आपको दुरुस्त है वो करना चाहिए। ईद है, यकीनन आप ज्यादा खाते हैं, आपके पास पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उसके साथ हम लोगों ने जो गुजारिश की थी वो ये था कि आप इसके साथ सब्जियों का इस्तेमाल करें और अपने आप को देखें। वैसे तो नॉर्मली खाना ही उतना चाहिए जितना इंसान हजम कर ले, लेकिन अगर ज्यादा भी खाते तो उसमें काइंडली जरा सब्जियों का इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके मैदे को थोड़ा रिलीफ मिल जाए। तो ये सूरत हाल है। वेरी अनफॉर्चुनेटली इट इज देयर। हॉस्पिटल्स के अंदर जो है बर्डन वहाँ पे बढ़ा है और रीजनेबली बर्डन बढ़ा है। और वो जो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ, ऐसे ही हमारी तो खैर से ईद का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता ही नहीं है। आपने ये भी कहा ना कि 18,000 के करीब जो है वो पेशेंट्स जो है रिपोर्ट हुए हैं और न्यूज़ में भी यही चल रहा है। पर ये जो पेशेंट्स हैं, क्या ये हेल्दी पर्सन है जिनके जो मसाइल ये तमाम के साथ आप पास आए हैं, या फिर कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी हिस्ट्री पहले ही ऐसी है कि जिनको कोई मसाइल है, कोई बीमारियाँ पहले भी मौजूद थी?
देखिए, इसमें ऐसा मेरा कहना तो बेगालबन मुश्किल होगा टू आइडेंटिफाइंग देम। ये तो भी 2-4 रोज के अंदर जब सारा इसका डाटा एनालिसिस किया जाएगा तो फिर उसके साथ पता चलेगा कि कितने लोग ऑलरेडी मतलब दे वर सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर, हाउ मेनी ऑफ द पीपल दे वर सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्राइटिस, या मतलब इसकी मेदे और आंतड़ियों की बीमारियों से ऑलरेडी गुजर रहे थे, गाउट के कितने पेशेंट्स थे उसके साथ। ये दैट विल टेक सम टाइम कि जिसके साथ ये एनालिसिस होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि ओवरऑल जो बर्डन कम था या एक स्टैंडर्ड के साथ चल रहा, उसके अंदर बहुत ज्यादा ये बढ़ावा आया था। एंड इट इज अबाउट जो आपने फरमाया कि 18,000 के करीब लाहौर के अंदर है। लाहौर मतलब एक कंजस्टेड अब शहर बन गया कराची की तरह। आई एम श्योर कि अगर कराची के अंदर भी आप पता करेंगे तो कराची में भी इससे कम नहीं होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे। द रीजन बीइंग वहां तो फिर गाय का बड़ा रवाज है, मतलब लाहौर में तो गाय ऊँट का कम है, बकरे ज्यादा किए जाते हैं। लेकिन कराची के अंदर वहाँ हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो तो गाय का ज्यादा करते हैं, तो गाय के साथ सर्टनली के बड़े गोश्त के साथ उनका इतना हाजमा तेज नहीं हो सकता कि लाहौर का नहीं और कराची वाला अच्छा है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जब इस तरह की खबर सामने आती है, हम लोग भी खबर दे रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, डॉक्टर हजरात भी बता रहे होते हैं, तो इसको मिजाह के तौर पर ज़रा बड़ी ईद पर लिया जा रहा होता है कि यार फलां ने भी इतना खा लिया कि उसको अस्पताल जाना पड़ गया। मतलब इसको मिजाह के तौर पे हम ले रहे होते हैं, लेकिन ये कितना संजीदा मसला हो सकता है और कितने केसेस हैं जो वाकई सीरियस हो जाते हैं ओवर ईटिंग की वजह से, जो अस्पतालों में आ रहे होते हैं, ये भी बताइएगा। देखिए मेरे दोस्त, ये मैं समझता हूँ कि हर चीज जो कि आपको हॉस्पिटल की तरफ रास्ता दिखाए वो संजीदा मसला है। दिस कैन नॉट बी सिंपल। मुझे मतलब कोई 35-40 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मतलब एज बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, तो मुझे आज तक कोई मरीज या कोई शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि डॉक्टर साहब हम गुजरे तो हमने कहा कि अपना चेकअप ही करवा लें। ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ जब कोई प्रॉब्लम आता है देन वी विजिट द हॉस्पिटल, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ती हैं। इसके साथ ENT वाले जो हमारे दोस्त हैं उनके मतलब ऑपरेशन थिएटर्स खुल जाते हैं कि जी गले में हड्डी फंस गई, आगे जाके ये मसाइल हो गए। तो ये दैट इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड, और मसाइल की शक्ल ही होती है तो इंसान हॉस्पिटल के अंदर जाता है। तो इस किस्म की आइडेंटिफिकेशन, हाँ अगर आपका ये ताल्लुक है जितना खाने से लोग कोई मर गए या मतलब नाउजुबिल्लाह ऐसी चीज हुई, तो ये मेरा ख्याल है कि अभी कम से कम मेरे पास ऐसा स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं है कि जिसके साथ मैं कह सकूं। ठीक है डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, और हर साल की तरह हमने यही मामला देखा है कि इस साल की जो केसेस हैं वो रेफर हुए हैं अस्पतालों को और लोगों को वहाँ पर जाना पड़ा है। चलें, ये तो जो हो गया सो हो गया, वो वाला मामला है। हमने खैर पहले भी आपको बताया था, ईद से 2-3 रोज़ पहले हम कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों को बताएं, ईद के रोज़ भी हम आपको बता रहे थे। अब क्या करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है कि अब हम क्या करेंगे, अपनी डाइट को बेहतर कर लिए हम लोगों ने, तो अब क्या करना चाहिए। अब ये ना हो कि अभी भी हमने मजीद यही फैसला किया कि जी कि अभी तो हम 15 दिन मजीद सिर्फ गोश्त ही खाते रहेंगे, कि जो लोग अभी बेहतर हैं, उनकी सेहत ठीक है, वो अपनी सेहत ख़राब कर लें और खुदा न खास्ता वो भी अस्पतालों का रुख कर रहे हो। तो अभी की ग़िज़ा क्या होनी चाहिए, ये भी हम माहिर ग़िज़ाइयत से जान लेते हैं। डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर आयशा। बस जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि गोश्त खाने से अब सिचुएशन जो ख़राब हो गई, इस हद तक ख़राब हो गई कि लोग जो हॉस्पिटल पहुँच गए, आगे की रूटीन हमें क्या रखनी चाहिए, किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि सब्जियों को एडिशन उनका ज़्यादा करना चाहिए, खाने में क्या करना चाहिए हम लोगों को? हम लोगों को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जिस तरह से भी हम गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें दालों और सब्जियों को ऐड हम कर लें, ताकि हमारी डाइजेशन भी बहुत बेहतरीन हो और हम कॉन्स्टिपेशन का भी शिकार ना हो, और बहुत ज़्यादा गोश्त खाने के जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस की प्रॉब्लम होती है या इंडाइजेशन क्या जिसको कह सकते हैं कि प्रॉब्लम होती है, उसका हम शिकार ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा अब हमें तब्दीली लानी क्या है। मतलब हमने तो गोश्त खा खा के अभी भी हमने आज सोच रखा है कि दोपहर को ये पकेगा, रात को ये पकेगा, और कल इतवार है, कल को हमने पाए की तरफ भी जाना है। ये सारे फैसले हमने पहले ही कर लिए हैं, अपनी सेहत को हमने अभी तो सोचा ही नहीं है। अब क्या तब्दीली लानी है, वो थोड़ी सी हमें डाइट बता दीजिए। तब्दीली हमें ये लानी है कि जब भी हम गोश्त खाने बैठे, एक तो पानी का इस्तेमाल हम खाना खाने से पहले कर लें, ये हम बहुत अच्छी तब्दीली कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी तब्दीली ये है कि साथ में हम प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर लें। प्रोबायोटिक्स में आ जाते हैं दही और रायता। इसके अंदर इतने जबरदस्त डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कि जब हम खाना खाने बैठेंगे तो इसके जो एंजाइम्स होंगे वो खाने की डाइजेशन बहुत बेहतर तरीके से कर लेंगे। साथ में हम सैलेड्स को जरूर रख लें, तो उससे ये होगा कि हमें सिर्फ गोश्त के साथ साथ
जो सब्जियां हमारे अंदर जाएंगी, जो प्रोबायोटिक्स हमारे अंदर जाएंगे, जो पानी हमारे अंदर जाएंगे, तो एक थोड़ी सी कॉम्बिनेशन चली जाएगी। तो हमारा जो फोकस बिल्कुल एक गोश्त से है वो थोड़ा सा हट जाएगा। वरना हम बिल्कुल गोश्त पे अगर चले जाते हैं तो इतना ज्यादा प्रोटीन लेना हमारे लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा नुकसान का बायस हो सकता है और उसके डेफिनेटली बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पर एक तासुर है कि जो पेशेंट्स ब्लड प्रेशर के हैं वो ऊँट का गोश्त या गाय का गोश्त ज़्यादा खाते हैं तो उनके लिए नुकसानदेह काफ़ी, ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? गोश्त जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ब्लड प्रेशर में तजावज़ हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है अगर वो इस तरह से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बड़े का गोश्त या उनका गोश्त। लेकिन अगर 1 आउंस के करीब वो गोश्त का इस्तेमाल कर लेते हैं हफ्ते में 2 मरतबा या 3 मरतबा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ये है कि वो जो गोश्त इस्तेमाल करें वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड ना हो, उसमें बहुत ज़्यादा नमक एडेड ना हो, तो भी वो ठीक रहता है और उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डेफिनेटली बहुत ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल करने से ऐसी चीजें रिलीज होती हैं उस गोश्त के अंदर से जिससे उनके हाइपरटेंशन या के ब्लड प्रेशर के अंदर वैल्यूज जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। हमेशा ऐसी डाइट जिसमें सोडियम कम हो और पोटेशियम ज्यादा हो वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने प्रोटीन्स का जिक्र किया कि प्रोटीन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आम तासुर ये है कि देखिए मैं नान तो साथ नहीं खा रहा हूँ या खा रही हूँ, मैं तो सिर्फ गोश्त खा रही हूँ। बारबेक्यू पार्टीज़ होती हैं उसके अंदर हम कहते हैं कि जी कि सिर्फ हम मलाई बोटी खा रहे हैं, सिर्फ कबाब खा रहे हैं, तो जितना मर्जी खा लें कुछ नहीं होता। ये जितना मर्जी खा लें कुछ नहीं होता, ये कितना गलत तासुर है? जितना मर्जी खा लें ये एक बिल्कुल गलत तासुर है। हमारी एक प्रॉपर प्लेट बनती है जिसमें हमने पोषण कंट्रोल के साथ लेना होता है। ये जो हम प्रोटीन खाते हैं इसके साथ चर्बी भी शामिल होती है और उस चर्बी से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। और आप ये देखिए कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ने से साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से बहुत पेशेंट्स आते हैं। जिन लोगों ने गोश्त का इस्तेमाल बहुत किया है उनके BMI जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, 30+ होते हैं। जिन्होंने गोश्त का इस्तेमाल कम किया उनके 28 होते हैं। जो बिल्कुल वेजिटेरियन होते हैं उनके बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इसी तरह डायबिटीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। HbA1c अगर हम लेते हैं तो 7+ होता है। HbA1c जिन लोगों के गोश्त इस्तेमाल नहीं किया उन डायबिटीज वालों का 6 के दौरान होता है और जो लोग बिल्कुल नॉर्मल डायबिटिक होते हैं और सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनका HbA1c और बहुत ज्यादा कम होता है। तो आप देखें कि इतना फर्क होता है गोश्त का ताल्लुक आपकी जिंदगी HbA1c BMI के ऊपर कितना असर डाल रहा है। तो प्रोटीन्स को भी एक हद तक लेने को कहा गया, यानी कि जो आपकी प्लेट बने उसमें एक पोर्शन प्रोटीन का हो, एक कार्बोहाइड्रेट का हो, एक फैट का हो, विटामिन और मिनरल का हो। हम जो है वो पूरे अगर प्रोटीन से भर देंगे तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हम जितनी भी हमारे ये पोषण के साथ हमने चीजें लेनी है वो तो हमने एक ही चीज से अपनी सारी प्लेट भर दी तो उसके नुकसान हमें होंगे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान हिस्सा बनी और आप हमें बता रही थी कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो माओं से ये गुजारिश है ख़ास तौर पे कि जी कि आज थोड़ा सा सब्जी जो है ना उसका सालन भी बना के दस्तरखान पर रख दें ताकि कोई थोड़ी बहुत तो कोशिश करे कि डाल दे। मेरा ख्याल है तो बेहतर होगा वो, क्योंकि अगर गोश्त 3 दिन आप गोश्त खाते रहें तो वो जो है वो सूरत हाल आपके सामने ही है कि हॉस्पिटल में पहुंच के और आप खुद भी बीमार हो रहे हैं। अच्छा, जैसे तो एहतियात करें। डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, बात बिल्कुल ठीक है। इतना खा लेंगे फिर कहेंगे जी कि क्या है, कुछ पेट दवाइयाँ हर घरों के अंदर होती हैं ना कि जी कि उसके बाद वो आजमे के लिए खा लेंगे या फिर पक्की खा लेंगे कि नहीं ये हजम हो जाएगा। भाई तुम पहले ही कम खा लो। खैर हम आगे बढ़ेंगे। कल बड़ा मुकाबला होने वाला है। बिल्कुल बड़ा अहम दिन होगा कल। आज़ाद कश्मीर के तख्त का फैसला होगा कि जी कौन बनेगा उसके तख्त का सुल्तान और बल्ला घूमेगा, शेर धाड़ेगा या फिर तीर चलेगा, ये फैसला अब कल हो जाएगा। अच्छा, इंतखाबी मुहिम जो है वो तो गुज़श्ता रोज़ रात 12 बजे के बाद रोक दी गई, मतलब कि वो वक्त पूरा हो गया। इससे पहले वज़ीर आज़म साहब ने भी जो है वो जोशीले खिताब किए हैं, वो दौरा किया, कोटली में थे और उन्होंने खिलाड़ियों का लहू गरमाया। उन्होंने इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत एक और रेफरेंडम कराएगी जिसमें कश्मीरी फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के साथ रहना है या आज़ाद रहना है। वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा है वो पहले आपको सुना दें। आजकल तो बड़ी फौज की तारीफें हो रही हैं। वो बरकत दत्त बहुत बड़ी सहाफ़ी है हिंदुस्तान की, वो अपनी किताब में लिखती है कि नेपाल में एक कॉन्फ्रेंस थी तो जनाब नवाज शरीफ ने खुफिया मीटिंग की नरेंद्र मोदी से। उस मीटिंग में कहती है वो बरकत दत्त कि नवाज शरीफ ने खुफिया मीटिंग इसलिए की कि अपनी फौज से, पाकिस्तानी फौज से डरा हुआ था। मिन्नतें करके शादी पे बुलाए हैं कि मोदी साहब मेरे घर आ जाओ, बड़ी रौनक होगी आपके आने से। वो पाकिस्तानियों के ऊपर तशद्दुद कर रहा है। हर जगह दुनिया में जिधर वो जाता था
कहता था पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। ये कहा जा रहा है कि आजाद कश्मीर को मैं सूबा बनाना चाहता हूं। ये किधर से बात आई, अभी तक मुझे नहीं इसका इल्म। रेफरेंडम होगा इंशाअल्लाह और आप फैसला करेंगे कि हिंदुस्तान नहीं, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गुफ्तगू आपने सुनी। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाग और मुजफ्फराबाद में जलसों से खिताब करते हुए सियासी मुखालिफिन पर तनकीद के तीर बरसाए और उन्होंने कहा है कि ये दावा किया कि 25 जुलाई को सिर्फ तीर ही चलेगा। उनका दावा सुन लेते हैं बिल्कुल। उन्होंने क्या कहा। बात करते आ रहे हैं, हमारा स्टैंड में कोई तब्दीली नहीं आया है और हमारा फलसफा ये है कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, कोई और नहीं करेंगे। इस तरीके से इस कठपुतली ने बनी गाला की डिक्टेशन पे कश्मीर चलाने की कोशिश की तो कश्मीर को उसको तारीखी नुकसान पहुंचाया गया। किस तरीके से रायवंत की डिक्टेशन पे कश्मीर को चलाने की कोशिश की और कश्मीर को और आजाद कश्मीर के अवाम को नुकसान को सहना पड़ा। जी, इंतखाबी मुहिम का वक्त तो ख़त्म हो गया। इंतखाबी मुहिम कैसी रही है, कैसा जोशो खरोश वहाँ पर देखा जा रहा है, जानेंगे। नुमाइंदा 92 न्यूज़ मोहम्मद आसिफ वहाँ पर मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में। मोहम्मद आसिफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपने कवर किया सारी सिचुएशन को, कैसा जोशो वलवला देखा आपने इंतखाबी जलसों के अंदर ख़ास तौर पर? अब तो कैंपेन का वक्त ख़त्म हो चुका है। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले हमज़ा, हम बात करते हैं कोटली के हवाले से जो इंतखाबात होने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जो जनरल नशिस्त के इंतखाब होने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के, यहाँ पर हर पार्टी की जानिब से अपने अपने जो लीडर हैं उनकी जानिब से यहाँ पर जलसे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं आवाम से कि जो आज़ाद कश्मीर की आवाम है उनको उनका हक ज़रूर दिया जाएगा। अब देखें 24 घंटे से भी कम वक्त रह चुका है इंतखाबात का अमल जो शुरू होने में। कल सुबह 8 बजे जो पोलिंग का अमल शुरू हो जाएगा जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कल इसी तरह जो कोटली का हल्का LA-10 है, यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आए, उन्होंने यहाँ पर जो एक बड़ा जलसा किया। जलसे के बाद यहाँ पर अगर सूरत हाल देखें तो जो कोटली की शहर की आवाम है वो खासी मुतमईन नज़र आ रही है कि इमरान खान ने जो आवाम से वादे किए हैं, आवाम के साथ जो मुलाकात की है, उसके बाद जो यहाँ के वोटर है वो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं क्योंकि इमरान खान ने बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं। मोहम्मद आसिफ आप हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आज़ाद के इंतखाबात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सईद काजी साहब, क्या कश्मीर इंतखाबात में एक बार फिर क्या देख रहे हैं, वफाकी हुकूमत वाली जमात ही के जितने भी इम्कानात है जैसे कि हिस्ट्री में होता है? रवायत तो ये रही है, अब इसमें तब्दीली आती है या नहीं आती है तो अब चंद दिनों में देखने की बात है। लेकिन मैं इत्तेफाक से सुन नहीं सका जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट्स बता रहे थे वो। लेकिन सवाल ये है कि देखें कश्मीर की जितनी कैंपेन हुई है, इस कैंपेन में क्या उस आम कश्मीरी के इश्यूज को आपने टेकअप किया है? मैं आपको 2-3 फिगर देता हूँ कि जो हमारा ये नॉर्दर्न एरिया है ये स्विट्जरलैंड से 2 गुना बड़ा है या उसका 2 गुना है। और हम जो टूरिज्म से कमाते हैं, मैं सुबह फिगर देख रहा था साहब के प्रोग्राम के लिए, $948 बिलियन हमने कमाया 2019 में और स्विट्जरलैंड ने $47 बिलियन कमाया। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें यहाँ के इश्यूज देखें, एक सर्वे 2010 में हुआ था और ये दोनों कश्मीर, ये BBC ने करवाया था और BBC में छपा हुआ है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम और पाकिस्तान के आजाद कश्मीर के लोग 3700 लोगों से सवालात पूछे गए। जो सबसे बड़ा मसला इंडिया में उन्होंने कहा 87% लोगों ने कहा कि हमारा सबसे बड़ी तशवीश वो बेरोजगारी है। 66% लोगों ने पाकिस्तानी कश्मीर में कहा कि हमारा सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है। अब सवाल ये है कि 2005 के ज़लज़ले के बाद जो मुशर्रफ के दौर में आया, ये तीसरी चौथी हुकूमत आने वाली है ये जमहूरी, तो क्या किया आपने उनके लिए? अगर आपने इलेक्शन को एक जरिया बनाना है, अपने निजी इमलाक जो आपने गलत या सही तरीके से बनाई हैं, बुनियादी तौर पर इलेक्शन क्या रह गया? और मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे बताएं ये इलेक्शन क्या बदलाव लाने वाला है आम गरीब कश्मीरी की जिंदगी में या इवन यहाँ के जो इधर बाकी जो हिस्से हैं पाकिस्तान के? तो व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम दिस कैंपेन जो हम पिछले 3 अदवार से देख रहे हैं, जो 5-5 साल के हमें जमहूरी दौर मिले हैं, कि जो रियल हार्ड कोर इशू है लोगों के, अगर आप यहाँ का पोटेंशियल देखें, सिर्फ 60,000 मेगावाट बिजली आप यहाँ के जराये से पैदा कर सकते हैं। वहाँ 10-10 घंटे लोड शेडिंग हो रही होती है। इसमें किसी ने बात की है?
कश्मीर बेच दिया, कश्मीर खरीद लिया। वो खरीद तो आपने अपने फ्लैट लिए और असासे बनाए हुए हैं हर कॉन्टिनेंट में। इधर खरीदने बेचने की जालसाजी करके, पॉइंट स्कोरिंग करके, जो रियल 2005 में ज़ल्ज़ला आया था, हमसे वादा किया था कि प्री फैब्रिकेटेड होम्स बनेंगे, और वो कहाँ है वो प्री फैब्रिकेटेड होम? उस वक्त परवेज मुशर्रफ के दौर था, उसका ऑडिट करवाएं, उस पैसे का जो आया था वो किधर गया? दीज आर द रियल हार्ड कोर इश्यूज ऑफ पाकिस्तान के, तमाम बाकी सूबों के भी और आजाद कश्मीर के हमारे भाइयों के भी। इसमें कोई बात नहीं, कोई बात है इसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देख लें आप यानी ये गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन है। यहाँ हम कम से कम $100 बिलियन यहाँ से कमा सकते हैं। 60,000 मेगावाट बिजली यहाँ से पैदा की जा सकती है। ये IPPs के साथ साजबाज करके तो बिजली पैदा नहीं होने देते, क्योंकि बीच में बैठ के खुद खाते हैं। तो दिस इज अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, आई एम सॉरी टू से। हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। जमहूरियत लफ्ज जमहूर से निकला है, जमहूर का मतलब होता है अवाम। अवाम का कोई बंदा पार्लियामेंट में अंदर घुस सकता है? कोई आम आदमी जा सकता है वहां पे? जो कंडीशंस हैं, जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें हैं जो आनी चाहिए, ये मिसिंग है। वो A जीत जाए, B जीत जाए, C जीत जाए, उसमें क्या लेना देना मेरा, जब मेरा वहां पे कोई इशू डिस्कस ही नहीं होना? मुझे बताएं। अब वहाँ कल आपके शो में और ये सब कह रहे थे कि बिरादरियों में फिर बिरादरीइज्म आ गया, फिर जो है वो, तो ये इश्यूज हैं जिनको कोई नहीं लेके आ रहा। कल फिर ट्रांसमिशन चलेंगी, हम टीवी पे फिर बैठेंगे। आवाम के इश्यूज को तो देखा ही नहीं जा रहा। सईद काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान से सर आप बात कर रहे थे। और बाकी ऐसी बात है कि जो भी जा रहा है वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इल्ज़ाम भी किस चीज़ के लगाए जा रहे हैं कि उनकी हुब्बुल वतनी जो है उस पर क्वेश्चन उठाया जाता है। पता नहीं इस तरह की कैंपेन्स जो हैं वो मजीद चलती हैं या नहीं चलती, आने वाले इलेक्शन में हम देखेंगे। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।